सुप्रभात बच्चों, मैं भावना आपकी हिंदी अध्यापिका। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह का चैप्टर गद्य खंड का धर्मवीर भारती जी द्वारा रचित काले मेघा पानी दे पढ़ेंगे। कहानी शुरू करने से पहले ये उनका एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, संस्मरण है। दोस्त को शुरू करने से पहले हम धर्मवीर भारती जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। उनका जन्म सन 1926 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। प्रमुख रचनाएं अनुप्रिया, सात गीत वर्ष, ठंडा लोहा, अंधा युग, ये सारी उनकी प्रमुख रचनाएं। प्रमुख सम्मान पद्मश्री, व्यास सम्मान, साहित्य के कई अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार। उनका निधन सन 1997 में हो गया था। अपनी सहज प्रवृत्ति को मारो मत, लेकिन उनके दास भी ना बनो। जीवन के सहज प्रवाह में उन्हें आने दो, फलीभूत होने दो। पर यदि वे निरंकुशता से हावी होने लगे तो उन्हें भस्म कर देने की तेजस्विता और आत्मनियंत्रण भी रखो। गुनाहों का देवता उपन्यास से लोकप्रिय धर्मवीर भारती का आज़ादी के बाद के साहित्यकारों में विशिष्ट स्थान है। उनकी कविताएं, कहानियां, उपन्यास, निबंध, गीति नाट्य, रिपोर्टाज हिंदी साहित्य की उपलब्धियां हैं। भारती जी के लेखन की एक खासियत यह भी है कि हर उम्र और हर वर्ग के पाठकों के बीच उनकी अलग अलग रचनाएं लोकप्रिय हैं। वे मूल रूप से व्यक्ति स्वतंत्र मानवीय संकट रोमानी चेतना के रचनाकार हैं। स्वतंत्रता के बाद गिने हुए जीवन मूल्य, अनास्था, मोह भंग, विश्व युद्धों से उपजा हुआ डर मानवीयता के व्यक्ति अंधा युग में हुआ। अंधा युग गति साहित्य के श्रेष्ठ गीति नाट्यों में है। मानव मूल्यों और साहित्य पुस्तक समाज सापेक्षता को साहित्य के अनिवार्य मूल्य के रूप में विवेचित करती है। प्रस्तुत संस्मरण काले मेघा पानी दे में लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्वों का सुंदर चित्रण है। विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास का अपना सामर्थ्य है। इसमें कौन कितना सार्थक है, यह प्रश्न पढ़े लिखे समाज को उद्वेलित करता रहता है। इसी दुविधा को लेकर लेखक ने पानी के संदर्भ में प्रसंग रचा है। आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत जाने के बाद भी खेती और बहुकाज प्रयोग के लिए पानी ना हो तो जीवन चुनौतियों का घर बन जाता है और उन चुनौतियों का निराकरण विज्ञान न कर पाए तो उत्सव धर्मी भारतीय समाज चुप नहीं बैठता। आपकी इस कहानी में भी इन्हीं चुनौतियों के बारे में बताया गया है कि मेन द्वंद्व इसमें क्या है, लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के बीच का द्वंद्व है। लेखक और उसकी जीजी, जो लेखक की जीजी होती है वो लोक प्रचलित विश्वास को मानती है, यानी जो परंपराएं चली आ रही हैं उनको मानती है, और जो लेखक है वो विज्ञान के तर्क में उसमें विश्वास रखता है कि आज का युग वैज्ञानिक युग है। और जो आप मानते हो, अपनी जीजी को बोल रहा है कि जो आप ये सब करते हो, पुरानी परंपराओं को अपनाते हो, वो आपका अंधविश्वास है। उन चुनौतियों का निराकरण विज्ञान ना कर पाए तो उत्सव धर्मी भारतीय समाज चुप नहीं बैठता, वह किसी जुगाड़ में लग जाता है। प्रपंच रचता हर कीमत में जीवित रहने के लिए अशिक्षा बेबसी के भीतर से उपाय और काट की खोज करता है। अगर विज्ञान द्वारा मनुष्य की समस्याओं का निवारण नहीं होता है तो मनुष्य किसी न किसी जुगाड़ या किसी न किसी तरीके से अपनी समस्या को हल करने का हर प्रयत्न करता है, चाहे उसके लिए उसे कोई सी भी परंपरा को
अपनाना पड़े। लेखक ने अपने किशोर जीवन के संस्मरण में दिखाया कि अनावृष्टि दूर करने के लिए गांव के बच्चों की इंद्रसेना द्वार द्वार पर पानी मांगने चलती है और लेखक का तर्कशील किशोर मन भीषण सूखे में उसे पानी की निर्मम बर्बादी के रूप में देखता है। इसे किशोर मन का वितर्क नहीं, वैज्ञानिक तर्क ही कहना चाहिए। विज्ञान विषय के इतने दीर्घ काल तक पढ़ाई और विज्ञान उपलब्ध आविष्कारों से अपने जीवन को भौतिक सुख सुविधाओं से भरते रहने के बावजूद इस देश के जनमानस में ऐसी वैज्ञानिक दृष्टि का न जन्म पाना अफसोसनाक ही कहा जा सकता है। पर जनता के सामूहिक चित्त में बैठकर विश्वासों का क्या करें, जिनसे संचालित होने वाले कुछ लौकिक धर्म कांड संस्कृति की घटना के रूप में हमें लगते। यदि वे विश्वास प्रत्यक्षता, जानलेवा या नस्ल, जाति, मजहब या लिंग के आधार पर किसी समुदाय के लिए अपमानजनक हो, तब तो उन्हें अंधविश्वास कहकर उनका शीघ्र अतिशीघ्र निराकरण ही एकमात्र कर्तव्य है। पर यदि कुछ विश्वास विज्ञान सम्मत न होकर भी उक्त तरह से हानिकर न हो, तो उसके साथ भी उसी प्रकार का बर्ताव क्या उचित है? ऐसे करने में क्या हमारी संस्कृति मन में खाली खाली हो जाने का खतरा नहीं है? लेखक का ये मानना है, यदि हम अपनी परंपराओं को, यदि वे विश्वास प्रत्यक्षता, जानलेवा, नस्ल, जाति, मजहब, लिंग के आधार पर किसी समुदाय के लिए अपमानजनक हो, तब तो उन्हें अंधविश्वास कहकर उनका शीघ्र निवारण ही एकमात्र कर्तव्य है। परंतु यदि विश्वास विज्ञान सम्मत न होकर भी उक्त तरह से हानिकारक हो, तो उसके साथ भी उसकी प्रकार का बर्ताव क्या उचित है? लेखक ये सब क्यों इसलिए कह रहा है, क्योंकि मनुष्य की जब अगर कोई ज़रूरत होती है वो पूरी नहीं हो पाती है, तो वो किसी न किसी तरीके से उसको पूरा करने की कोशिश करता है। विश्वास की भी तो एक रचनात्मक भूमिका हो सकती है, आपातकाल में निराशा दूर करने या अधीनता को थामने, विभक्त जन चेतना को जोड़ने के अर्थ में। अब सवाल यह रह जाता है कि बारिश में के लिए किए जाने वाले उक्त भोले प्रयत्न किस कोटि के अंतर्गत है। लेखक ने कोई निर्णय नहीं दिया, पर एक बात स्पष्ट होती कि जीदी की संतुष्टि और उसके प्रति उसका सद्भाव बचाए रखने के लिए वह उन तमाम रीति रिवाजों को ऊपरी तौर पर ही सही अपनाने को बचपन में बाध्य बना रहता था। इससे क्या संकेत लिया जा सकता है? विज्ञान का सत्य बड़ा है या सहज प्रेम का रस, या दोनों? क्योंकि अगर कहीं पे विज्ञान सही है तो कहीं पे हमारे द्वारा बनाई गई परंपराएं भी सही है। क्योंकि जब मनुष्य, विज्ञान ने तरक्की तो बहुत की है, कर रहा है, लेकिन अगर वो सारी सुविधाएं सरकार के द्वारा जनता तक पहुंचाए तो जाती है, लेकिन वो जनता तक पहुंच नहीं पाती है, जिसका कारण क्या होता है कि मनुष्य को अपनी परंपराओं से जुड़ा। बच्चों, आज मैं आपको इस कहानी का पाठ का सार बताऊंगी। इस पाठ में पुरानी परंपरा को दर्शाया गया है। लेखक अपनी बहन को जीजी बोलता है। आजकल जैसे हम दीदी बोलते हैं, वो अपनी बहन को जीजी बोलता था। दोनों के विचार नहीं मिलते। जीजी जो है वो पुरानी परंपराओं को मानने वाली है और भाई आधुनिक युग यानी वैज्ञानिक युग को। बरसात के दिनों में जब बरसात नहीं होती, आकाश में बादल तक नज़र नहीं आते, तो क्या होता है, वहाँ पे गांव के बच्चे घर घर जाकर जयकारा बोलते हैं, बोल गंगा मैया की जय। लोग उनके ऊपर पानी डालते थे। लेखक ये मानता है कि एक तरह तो पानी की कमी वैसे ही है और लोगों के पास पीने तक का पानी नहीं, और ये लोग जमा किया हुआ पानी उस मंडी के ऊपर डाल देते हैं। मंडली के ऊपर का मतलब क्या है कि जो वहाँ के बच्चे होते हैं 12-13 साल के, 18 साल के,
वो सब एक मंडली बनाकर गांव-गांव जाते, गांव में जाके घर-घर जाके पानी मांगते और जयकारा लगाते हुए घर-घर जाते। जो वो मंडली होती है उसको क्या नाम दिया गया है? या तो इंद्रसेना कहा जाता है या फिर मेंढक मंडली। मेंढक मंडली उस मंडली का नाम क्यों रखा है? क्योंकि वो बच्चे क्या होते हैं, कीचड़ से सने हुए होते हैं। जिस तरह मेंढक पानी कीचड़ आदि में रहते हैं, उसी प्रकार वो बच्चे भी होते हैं। वो आधे वस्त्र पहने हुए होते हैं और कीचड़ से सने हुए थे, इसलिए उनका नाम, वहाँ के लोग उन्हें क्या बोलते थे? मेंढक मंडली। लेखक को यह सब पसंद नहीं आता। लेखक कहता है कि यह सब पानी की बर्बादी है, जबकि उसकी जीजी का मानना है कि अगर हम इंद्रसेना के ऊपर पानी नहीं डालेंगे तो इंद्रदेव हम पर प्रसन्न नहीं होंगे। उनका मानना है कि अगर हमें कुछ चाहिए तो हमें कुछ देना भी पड़ता है। कि अब यहाँ पे एक परंपरा ये आती है, लेखिका का ये मानना है कि जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है, अगर आप उस चीज़ का दान नहीं करेंगे तो आप उसको नहीं पा सकते। जैसे कि इसमें उदाहरण दिया गया किसान का, कि किसान जब खेत से गेहूँ की फसल उगाता है तो उससे पहले उसको उसमें क्या करना पड़ता है? बीज बोना पड़ता है, बीज का दान करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। उसके बाद ही उसे कई कुंटल गेहूँ प्राप्त होते हैं। यानी उसे गेहूँ की आवश्यकता है तो उससे पहले उसे गेहूँ को बोने के लिए बीजों को बोना पड़ता है, तो उसका दान करना पड़ता है। इसी प्रकार लेखिका कह रही है कि अगर हमें पानी की ज़रूरत है तो हम जो ये सेना है, इंद्र सेना या मेंढक मंडली है, उसके ऊपर जो हम पानी डाल रहे हैं, ये एक अर्घ है जो हम सूर्य नारायण भगवान को देते हैं। तो हम इंद्र सेना को वो अर्घ दे रहे हैं जिससे कि वो प्रसन्न होकर हमें जल दें, वर्षा करें। इसी परंपरा को लेकर वो यही कार्य करते हैं। क्योंकि लेखिका मानती है कि जिस चीज़ की व्यक्ति को ज़रूरत होती है और उसको अगर हम दान में देंगे तो वो दान कहलाता है। अगर जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है वो हम दान में दें तो वो दान नहीं कहलाता। अब यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि इन सब के पीछे हमारा ही हाथ है। किस तरह से? भ्रष्टाचार। जो लोग अपनी परंपराओं से जुड़े हुए हैं, वो क्यों जुड़े हुए हैं? क्योंकि हमारे देश ने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन फिर भी वो उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। क्यों नहीं उठा पाते हैं? क्योंकि सरकार के द्वारा तो उनके लिए बहुत से काम किए जाते हैं, लेकिन वो सुविधाएं उन तक नहीं पहुंच पाती है। क्यों नहीं पहुंच पाती है? क्योंकि जो स्वार्थी लोग होते हैं वो सारी सुविधाएं उन तक नहीं पहुंचने देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि लोग उस सुविधा का लाभ नहीं उठा पाते और जो पुरानी अंधविश्वासी परंपराएं हैं और उससे ही जुड़े रहते हैं। अब यहाँ पे लेखक कह रहा है कि इस भ्रष्टाचार के बढ़ने का कारण भी हम ही हैं। क्यों? क्योंकि हम इनका विरोध नहीं कर पाते। हम अपने आप को इतना शक्तिशाली नहीं बना पाते कि हम इन लोगों का विरोध करें। तो जो लोग हैं वो क्या, या जो आम जनता है वो क्या सोचती है कि जो चल रहा है वो चलने दो, हम जैसे तैसे करके अपनी परंपराओं को अपना के, अपने जो अंधविश्वास है उससे जुड़े रह के ही हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर लेंगे। अब यहाँ पे इस पार्ट में गांधी जी की भी चर्चा की गई है कि गांधी जी ने क्या बोला था कि जैसी प्रजा वैसा राजा, यथा प्रजा तथा राजा। गांधी जी क्या मानते हैं कि जैसी प्रजा होती है वैसा ही राजा होता है। अगर प्रजा स्वार्थी है तो राजा भी उनको देखकर स्वार्थी हो जाता है। उदाहरण के तौर पे देखो, अगर हम बोले कि अगर आपकी मैम अच्छे से पढ़ा रही है, 4 दिन उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया, 5वें दिन बच्चे उस चीज़ को इतनी उससे नहीं लेते, उनकी पढ़ाई को उतने उससे नहीं लेते, सीरियस नहीं लेके पढ़ते, तो मैडम भी क्या करेगी? जब बच्चे सीरियस होके पढ़ते ही नहीं है तो छोड़ो, जैसा बच्चा चाहता है वैसे पढ़ा लो। और अगर बच्चा रोज़ अपने डाउट्स को रोज़
अपने वर्क को 4 क्वेश्चन करेगा, 5वां क्वेश्चन 5वें दिन मैम से पूछेगा, तो बच्चे को ये, मैम को भी ये लगेगा कि अब बच्चा अगले दिन कोई भी हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो वो भी प्रिपेयर होके जाएगा, वो भी इस चीज़ के लिए तैयार रहेंगी और बच्चा भी इस चीज़ के लिए एक्टिव रहेगा कि मुझे डेली ये वर्क करना है और अगर मेरा कोई डाउट होगा तो मैं मैम से पूछूंगा। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो लेखक क्या बोल रहा है कि अगर हम एक्टिव रहेंगे तो हम अपने हमारे लोग जो इस कार्य को कर रहे हैं वो भी तो उस कार्य को करने में एक्टिव रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पाठ कहानी का काले मेघा पानी दे का सार था। तो कल हम इस कहानी को पढ़ेंगे। थैंक यू।